नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में क्या लिए हैं बड़े फैसले, दिखाएंगे खबर, विस्तार से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में हुए एससीओ सम्मेलन में क्या रहा खास, और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को क्या सुनाई खरी खरी, दिखाएंगे खबर। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले ही शुरू हुए कांग्रेस और एनसी के बीच में खटपट की कहानी की होगी बात। हरियाणा के फिर से बनने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार की किसानों और कर्मचारियों को सौगात, रबी फसल के लिए एमएसपी में इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। वाराणसी में गंगा पर बनेगा नया डबल डेकर पुल। एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान पर बरसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद जैसी 3 बुराइयों का समाधान न होने पर हासिल नहीं होगा सहयोग और एकीकरण का फायदा। आत्मनिरीक्षण पर दिया जोर। हरियाणा में फिर से नायब को कमान, विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने ठोका सरकार बनाने का दावा। बड़े नेताओं की मौजूदगी में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। जम्मू कश्मीर को मिली नई सरकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को दिलाई सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। सरकार गठन से पहले ही सरकार में तकरार, सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। कर्नाटक के मुडा घोटाले में प्राधिकरण के अध्यक्ष और सिद्धारमैया के करीबी मैरी गौड़ा ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने बोला हमला, कहा राज्य के सीएम घोटाले में लिप्त, दें इस्तीफा। खबरें विस्तार से। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक और जहां सरकार ने किसानों के लिए रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाया है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। मोदी सरकार ने रेलवे की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका फायदा वाराणसी के इलाके में यात्रियों और माल ढुलाई के बढ़ते बोझ को कम करने में मिलेगा। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अब तक 17 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें किसान कल्याण की तमाम योजनाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्र सरकार ने रबी की फसल के लिए आने वाली 6 फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की फसल में लागत के अनुरूप 105% तक की वृद्धि अब तक की जा चुकी है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है, और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है, और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। देश भर के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कणक का रेट 150 रुपया प्रति क्विंटल वाधा किया, ते सरों तिलों दे विच 300 रुपया प्रति क्विंटल, ते दालां दे विच जो 275 रुपये प्रति क्विंटल वाधा किया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान खुशहाल होएगा। चने पर 210 रुपये, सरसों पर 300 रुपये, और ऐसे जौ, सूरजमुखी वगैरह फसलों पर एमएसपी ਵਿੱਚ वाधा किया गया है। उसकी मैं भारत सरकार की शलाघा करता हूँ। फसलों में बढ़ोतरी की है ना, ये जैसे सूरजमुखी हो गई, गेहूँ हो गई, सरसों में, इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा। ये फैसला किसानों के लिए बहुत ही हितकर है और किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। बढ़ोतरी से किसानों को लाभ मिलेगा इसका, और जो किसान आंदोलन करते थे, किसान उग्रह करते थे कि हमारी उपज बर्बाद हो रही है, इससे अब बेनिफिट होगा। तो अच्छा है, ये महंगाई की दृष्टि से तो ठीक ही है भाई, महंगाई वैसे बढ़ रही है। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा
कि काशी में गंगा जी पर एक नया पुल बनाने का फैसला भी लिया गया है, जिस पर रेल और सड़क यातायात दोनों शामिल होंगे। डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ, इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली, 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की वजह से सरकार पर 9,448 करोड़ का सालाना भार पड़ेगा, तो वहीं गंगा जी पर बनने वाले पुल के लिए 2,642 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये पुल 4 साल में बन जाएगा। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अब लिखा है कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हुए हैं। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। वहीं गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि गंगा काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा पर एक रेल सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और यहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही रोजगार और कारोबार के नए नए अवसर भी मिलेंगे। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिलाने को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है। और अब रबी की फसल के जो दाम हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, ये एमएसपी बढ़ी है। और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50%। तो मोदी सरकार के कैबिनेट में आज जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसके कुछ और पहलू से आपको रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं अन्नदाताओं को मिलने वाले इसके फायदे को लेकर, क्योंकि एमएसपी बढ़ाया गया है रबी की फसलों को लेकर। किस प्रकार से किस फसल पे कितना एमएसपी बढ़ा उसका हम जिक्र करते हैं। सरसों की अगर बात की जाए तो उस पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, इजाफा किया गया है एमएसपी के लिहाज से। इसी प्रकार से मसूर पे 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चना की बात की जाए तो 210 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं कुसुम पर 140 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और जौ पर 130 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, यानी 130 से लेकर
300 रुपए प्रति क्विंटल तक इन 6 रबी की फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी की गई। इसका सीधा फायदा होगा कि किसानों की आय को ज्यादा पैसे देकर सरकार खरीदने की गारंटी दे रही है और इसका फायदा किसानों को ज्यादा लाभ मिलने के तौर पर सीधे तौर पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये किसानों को लेकर एक तरीके से बड़ा फैसला था जिसको लेकर आज मोदी सरकार ने पहल की। इसी प्रकार से दूसरा जो बड़ा फैसला है वो रेलवे की परियोजना को लेकर है। जो वाराणसी के पास में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनेगा, डबल डेकर पुल, जिसपे सड़क भी होगी, उसके अलावा रेल की पटरी भी होगी। क्या एक बड़ी परियोजना, उसका जिक्र करते हैं। अगर बात की जाए तो इसकी अनुमानित लागत जो है वो 2642 करोड़ रुपए है और ये वाराणसी पर वहां पे बनेगा। गंगा जी के पुल के ऊपर से रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर बनेगा एक तरीके से रेल पुल और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दबाव रहता है उसको एक तरीके से कम करने में मदद मिलेगी। वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगा ये रेल एक तरीके का पुल और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ गंगा नदी पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण होगा, यानी कि जब ये पुल बनेगा तो इस पे 4 रेलवे लाइन का निर्माण होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और प्रस्तावित खंड पर लगभग 27.83 मीट्रिक टन सालाना माल ढुलाई को करने की एक तरीके से मदद मिलेगी, उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में बड़ी संख्या में माल ढुलाई का फायदा भी सीधे तौर पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती नजर आएगी, जहां पे सड़क भी है, रेल भी है, क्योंकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की आवाजाही को मिलेगी निर्बाध कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है, चाहे वो रेल के थ्रू हो, चाहे वो सड़क के थ्रू हो। और एक तरीके से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का जीता जागता उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। रेलवे के मौजूदा नेटवर्क पर लगभग 30 किलोमीटर का इजाफा होगा और ये एक नए रेलवे नेटवर्क के तौर पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये 30 किलोमीटर का नेटवर्क भी लगभग बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप में आज के दूसरे बड़े फैसले का हम जिक्र कर रहे थे, जिसके तहत वाराणसी के पास में गंगा नदी के ऊपर एक बड़ा रेलवे का पुल बनेगा जो अपने आप में रेल और सड़क दोनों के लिए डबल डेकर का काम करता नजर आएगा। तीसरे बड़े अगर फैसले की आज की अगर बात की जाए वो कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। कर्मचारियों के डीए और पेंशन भोगियों के डीआर में इजाफा करने का मोदी सरकार ने आज फैसला किया है। 1 जुलाई 2024 से इसको प्रभावी हो जाएगा, यानी उसको लागू हो जाएगा, जो कि जुलाई के महीने से ही वो डीए और डीआर जो है वो बढ़ा हुआ मिलता नजर आएगा। 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वजह से बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की जो लाखों की संख्या है, पेंशन भोगियों की जो लाखों की संख्या है, लगभग 9500 करोड़ रुपए का सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो फायदा कर्मचारियों को मिलेगा, पेंशन भोगियों को मिलेगा, उसके तहत सरकार उस बोझ को, आर्थिक बोझ को उठाती नजर आएगी। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। इसी प्रकार से अगर पेंशन भोगियों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये लगभग 65 लाख के आसपास है। तो 50 लाख और 65 लाख 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसको फायदा मिलेगा इस 3% के डीए और डीआर को बढ़ाने के केंद्रीय सरकार के फैसले को लेकर। तो ये 3 बड़े फैसले आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने किए हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा, ढांचागत विकास को मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता नजर आएगा। तो फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। आज पाकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। तो इस मंच से भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। जयशंकर ने आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कही। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों की वजह से PM मोदी ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया। तो किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की ये 9 साल के बाद पाकिस्तान की यात्रा है। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लगभग 1 दशक बाद पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में अपना भाषण दिया तो इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को जमकर सुना दिया। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद 3 बुराइयां हैं जिनका समाधान नहीं किया गया तो सहयोग और एकीकरण का फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा, चार्टर में ये भी स्पष्ट है कि मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ये मुख्य रूप से 3 हैं जिनका मुकाबला करने के लिए SCO प्रतिबद्ध है। ये हैं आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद। यदि सीमा पार से आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो इनसे व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। SCO काउंसिल की 23वीं बैठक में एस जयशंकर ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी होने का महत्व भी समझा दिया। विदेश मंत्री ने कहा, यदि विश्वास की कमी है या सहयोग नाकाफी है, अगर दोस्ती में कमी आई है और अच्छे पड़ोसी होने की भावना कहीं गायब है तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। SCO के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा, SCO का मकसद आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, बहुआयामी सहयोग, विशेष रूप से क्षेत्रीय प्रकृति के सहयोग को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य संतुलित विकास, एकीकरण और संघर्ष की रोकथाम के मामले में एक सकारात्मक शक्ति बनना है। विदेश मंत्री ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को सहयोग, परस्पर सम्मान और संप्रभुता के साथ साथ समानता पर आधारित भावना को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए ये जरूरी है कि सभी सदस्य देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए और एक पक्षीय एजेंडे पर किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संगठनों में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए इसे अधिक समावेशी, पारदर्शी, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। बाद में विदेश मंत्री ने आउटकम डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत ने इन चर्चाओं में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया। इससे पहले जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित इंडियन हाई कमीशन कैंपस में सुबह की सैर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए एक पौधा लगाया। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गए। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। तो SCO के मंच से भारत ने किस तरीके से अपनी बात को आगे रखा है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और तथ्यों का जिक्र भी करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर जिन बड़े बिंदुओं को लेकर आज बात आगे आई उसका जिक्र करते हैं। अगर SCO 2024 के 8 साझा प्रयासों का जिक्र करें, जिसका ट्वीट करके एक तरीके से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका जिक्र किया, उसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर एक संवाद मंच विकसित करने की पहल को स्वीकार किया गया और ये पहल निश्चित तौर से भारत के प्रयासों, PM मोदी के प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ती नजर आई, जो कि तरीके से वैश्विक
वैश्विक मंच पर होता हुआ नजर आ रहा। भारत द्वारा शुरू किए गए SCO स्टार्टअप इनोवेशन पारंपरिक चिकित्सा पहल का भी सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया, यानी कि भारत की पहल को भी एक तरीके से वहां स्वागत मिलता नजर आ रहा है। जो तमाम प्रयास भारत की ओर से इस मंच पे इस सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाए गए हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर डिजिटल समावेशन की बात हो, SCO सहयोग ढांचे का हिस्सा बनाने पर इस पर जोर दिया गया। और हम जानते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को लेकर भारत लगातार इसको पुश कर रहा है और भारत ने एक जीवंत उदाहरण के तौर पर इसको बेहतरी से भारत में करके दिखाया और आज दुनिया इसको आगे बढ़ाती नजर आ रही है। मिशन लाइफ से प्रेरणा लेकर SCO प्रयास कर रहा है कि जो UN के SDG गोल्स है उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। तो मिशन लाइफ क्या है, जो कि पर्यावरण संतुलन और विकास को आगे बढ़ाने में मददगार है, जिसमें हर एक व्यक्ति अपना रोल अदा कर सकता है। तो मिशन लाइफ का मंत्र PM मोदी के द्वारा दिया गया, जिसको एक तरीके से SCO के मंच से भी आगे बढ़ाने का जिक्र दिखाई पड़ रहा है। बाजरा जैसे पौष्टिक अनाज के उपयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की महत्वता को बढ़ावा देने पर भी जोर देता हुआ नजर आया है SCO में, जहां पर सीधे तौर पर इसका जिक्र आज हमारे विदेश मंत्री ने भी किया है। तो अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मिलेट्स की बात की गई है। वैश्विक कानून हो या फिर UN चार्टर हो या फिर SCO का चार्टर हो, इसके तहत जो निष्पक्ष और संतुलित कनेक्टिविटी और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई, यानी कि जो वैश्विक कानूनों के या चार्टर्स के माध्यम से जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके आधार पर आगे चलकर जो तमाम कनेक्टिविटी की परियोजना है उस पर आगे बढ़ना। ये समझने वाली बात है। कनेक्टिविटी यानी कि तमाम ऐसी जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रयास आगे बढ़ रहे हैं तमाम देशों के द्वारा, उसमें दुनिया के जो नियम है उसको मानने का जिक्र कहीं पे मानने की बात की गई है। WTO में नियम आधारित, गैर भेदभावपूर्ण और खुले, निष्पक्ष, समावेशी, पारदर्शी, बहुपक्षीय व्यापार की गतिविधियों पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया, जहां पर मल्टीलेटरलिज्म हो और एक तरीके से वहां पे प्रोटेक्शनिज्म ना हो, मतलब संरक्षणवाद ना हो और एक तरीके से वहां पे एकाधिकार ना हो। ऐसी व्यवस्थाओं को WTO के माध्यम से आगे बढ़ाने पर जोर देने की बात SCO के मंच से भी की गई है, जिसकी हिमाकत लगातार, जिसकी एक तरीके से हिमायती भारत भी सरकार भी लगातार रही है। बहुपक्षीय और सतत विकास को बढ़ाने के लिए संरक्षणवाद, एक तरफा प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध करना भी उसमें शामिल है, ताकि खुली हुई वैश्विक व्यवस्थाओं के साथ में दुनिया के सभी देश अपने अपने लिए अवसरों को तलाश सके। ये कोशिश SCO के मंच से भी आगे बढ़ाने की जाती हुई साफ तौर से दिखाई पड़ रही। तो ये प्रमुख बातों का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, जो अपने आप में 8 बड़े मंत्र एक तरीके से जो इस मंच के माध्यम से दिखाई पड़े हैं। कुछ और तथ्यों पे अगर हम जिक्र करें तो कह सकते हैं कि भारत ने लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पे हमेशा खरी खरी सुनाई है। अगर 9 साल के बाद भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा हो रही है तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव का जिक्र कर लेते हैं जब भारत ने लगातार तीखे शब्दों में पाकिस्तान को उसकी एक तरीके से खरी खरी सुनाई है। जुलाई 2017 में G20 के मंच पर PM मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था और सीधे तौर पर कहा था कि इस प्रकार की स्थिति से बचने की जरूरत है, जो कि दुनिया में एक तरीके से शांति फैलाने का काम करे। एक और मौका था, अगले तथ्य की ओर हम जाते हैं और उसका जिक्र करते हैं। PM मोदी ने कहा कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देने की उन्होंने आलोचना की थी कि पाकिस्तान इसको शेल्टर देता है। सीधे तौर पे वैश्विक मंच G20 के मंच पे PM मोदी ने इसका जिक्र किया था। कुछ और तथ्यों को आपको अगर बताएं तो कब कब भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। सितंबर 2017 में UN के मंच पे उस समय हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान को बताया था आतंक निर्यात करने का कारखाना, कि आतंक और आतंकवादी उनके यहाँ बनते हैं। उन्होंने सुषमा स्वराज ने कहा था कि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे नेटवर्क को बनाया है। यानी पाकिस्तान और भारत जब एक साथ आज़ाद हुए तो उन्होंने ये सब बनाया, लेकिन भारत ने क्या बनाया? भारत ने IIT, IIM और एम्स और इसरो जैसे वैश्विक संस्थानों का निर्माण किया है। तो भारत ने क्या बनाया, पाकिस्तान ने क्या बनाया, इसका सीधा उदाहरण उस वक्त सुषमा स्वराज जी ने उस मंच से रखा था। इसके अलावा कब हमने प्रमुख तौर पर खरी खरी सुनाई उसका जिक्र करते हैं। सितंबर 2024 की बात, अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच की अगर बात की जाए तो सीमा पार आतंकवाद, भारतीय संसद पर हमले और मुंबई आतंकी जैसे तमाम हमलों को लेकर भारत की ओर से पाकिस्तान को घेरा गया है। ये UN जैसे वैश्विक मंच का हम जिक्र कर रहे हैं। अगले तथ्य की ओर हम पॉइंट की अगर बात करें तो जून 2024 संयुक्त राष्ट्र सभा में भी कश्मीर के उल्लेख पर पाकिस्तान को भारत ने जमकर घेरा और कहा कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया गया कि वो मनगढ़ंत बातें दुनिया के मंच पे कह रहा है। आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने पर भी भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी और ये सीधे तौर पर एक तरीके से संदेश था वैश्विक मंच से भारत की ओर से। दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री ने UN में पाकिस्तान के से पनपते आतंक पर उसको घेरा था। उन्होंने एक बहुत
बड़ी बात कही तो उन्होंने कहा था कि सांप पालने वाले जो देश होते हैं वो ये ना सोचे कि सांप सिर्फ दूसरे को काटेगा, वो उनको भी काटेगा। इस बात को उन्होंने जिक्र किया था, सांप पालने पर सिर्फ दूसरों को नहीं काटता बल्कि खुद को भी काटता है। इसलिए पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पनपता हुआ देख रहा है, पनपा रहा है, वो उसके लिए भी दंश बनकर निकल के आएगा। पाकिस्तान बन गया है आतंकवाद का सेंटर। ये बात भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उस वक्त 2022 में सीधे तौर पर कही थी और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जब भारत हर एक मंच पर, वैश्विक मंच पर भी लगातार पाकिस्तान को सुनाता रहा है। और शंघाई सहयोग संगठन SCO आखिर क्या है उसका भी जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। शंघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्यीय बहुपक्षीय मंच है और अपने आप में इस पर लगातार तेजी से विस्तार की हमने स्थिति भी देखी। अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो 1996 में शंघाई 5 के नाम से एक तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद से ये लगातार आगे बढ़ता गया, इसमें विस्तार हुआ। 15 जून 2001 को चीन के शंघाई में हुई थी इसकी स्थापना और वहां से इसका विस्तार आगे देखते हुए रीजनल कोऑपरेशन के लिए आगे बढ़ता नजर आया। चीन की पहल पर SCO का विस्तार भी हो चुका है क्योंकि ये बेसिकली चीन के द्वारा एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जाता है। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके शुरुआती सदस्य देश हैं और ये तमाम देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सुरक्षा हो, आर्थिक मामले हो, इस पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े मंच के तौर पर SCO के मंच को देखा जाता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव, एक पड़ाव आया था साल 2017 का, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ SCO के सदस्य बने थे और स्थायी सदस्यता दोनों ही देशों को मिली थी 2017 में। तो ये भारत के प्रयास के माध्यम से इस मंच पर भारत की मौजूदगी हुई थी। हालांकि पाकिस्तान की मौजूदगी भी होना अपने आप में सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में तमाम चीज़ों का हमने जिक्र किया। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की सीटों पर चर्चा करने के लिए बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई शीर्ष नेता बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के नेता और राज्य चुनाव प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के मुख्यालय पर चल रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता हैं। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक है क्योंकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और महाराष्ट्र में किन प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा, किस प्रकार की रणनीति के साथ में
बीजेपी उतरेगी और किस प्रकार का प्रचार अभियान होगा, तमाम बड़ी बातें होती हैं जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होता है और ये अपने आप में पार्टी के शीर्षस्त्र फोरम के तौर पर इसको देखा जाता है। और इसमें पीएम मोदी की मौजूदगी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी और महाराष्ट्र से जुड़े हुए तमाम उन लोगों की मौजूदगी है जो कि पार्टी के स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। हम वापस लौटते हैं आज की उस बड़ी खबर पे जिसका जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, वो था एससीओ की बैठक। और इस खबर पे हम चर्चा भी करेंगे, इससे जुड़ा हमारा विशेष भी है आतंकवाद पर जयशंकर की पाकिस्तान को खरी खरी, क्योंकि एससीओ के मंच पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर खरी खरी सुनाई है कि आखिर आतंक और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। अरविंद गुप्ता जी हैं जो कि पूर्व डिप्टी एनएसए हैं और इस वक्त डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आलोक बंसल जी हैं, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद गुप्ता जी शुरुआत आपसे ही, क्योंकि एससीओ का मंच और पाकिस्तान होस्ट नेशन, वहाँ से भारत के विदेश मंत्री की आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी संदेश, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या एक बड़ा संदेश इससे निकलता है पाकिस्तान के लिए भी, सहयोगी अन्य देशों के लिए भी? और बड़े डिप्लोमेटिक वे में एक आईना दिखाया है पाकिस्तान को और एससीओ के जो दूसरे मेंबर हैं, उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए और एससीओ चार्टर का हवाला देते हुए तो ये बड़ा एक स्पष्ट रूप में बोल दिया कि आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी और ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन अगर सीमा पार गतिविधियाँ जो कि एससीओ के 3 मूलभूत जो उसके एक सिद्धांत हैं कि एक सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, अलगाववाद, आतंकवाद इत्यादि का हमें मिलकर लड़ना है, वो नहीं करेंगे तो फिर बाकी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो ये तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से बोल दिया और ऐसा कोई ये एक तरह से एक कंसिस्टेंसी है भारत के स्टैंड में कि जब भी एससीओ की मीटिंग्स होती हैं तो इस तरह की बात की जाती है। सो एक तरह से कंसिस्टेंट मैं ये नहीं देखता कि कोई ऐसी नई बात कही गई हो, बट कंसिस्टेंट रूप में। और चूंकि ये मीटिंग इस बार पाकिस्तान में हो रही थी जी, तो इसका एक विशेष महत्व हो जाता है और सब लोग इसका ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन एक जो उनकी स्पीच का जो एक दूसरा पहलू भी है जो कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया और जिस पे हमें ध्यान देना है, वो ये है कि एससीओ का महत्व अब वैश्विक स्तर पे बहुत बढ़ता जा रहा है। कई नए मेंबर आ गए हैं, कई लोग ऑब्जर्वर हैं और मल्टीलैटरलिज्म की तरफ एक जैसे कि ब्रिक्स है उसी प्रकार से एससीओ भी एक बड़ा मंच बनता जा रहा है। तो बहुत से मेंबरान इसमें आते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन सभी इस समय जो जैसे कि जयशंकर जी ने भी कहा, जो इसमें वैश्विक स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है और मल्टीलैटरलिज्म के रिफॉर्म की बात है, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के रिफॉर्म की बात है। तो उन्होंने ये भी कहा कि एससीओ को भी एक पहल लेनी चाहिए कि एक एससीओ का जो यूएनएससी का जो रिफॉर्म है जिसके बारे में अभी यूएनजीए में बात भी हुई थी, उस पे एक पहले और समर्थन करें। तो एक मुझे लगता है कि जयशंकर की स्पीच को हमें एक समग्र रूप में देना चाहिए और कुछ और भी पहलू है मैं बाद में बात कर सकता हूं। बिल्कुल। आलोक जी आपको लगता है कि आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद को लेकर सख्त संदेश या सीधी स्पष्ट बात भी हमारे विदेश मंत्री ने इस मंच से रखी है? नाम लेना लाजमी नहीं था, लेकिन बावजूद उसके ही संदेश स्पष्ट है कि किसके लिए क्या बात कही जा रही है और जानने वाले इस बात को जानते हैं। आपको लगता है कि ये भी भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश साफ तौर से कि आतंकवाद और जो संवाद है ये तो साफ सहयोग कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ तौर से कहा अतिवाद, आतंकवाद और अलगाववाद, और इसके लिए उन्होंने एससीओ चार्टर की बात की, क्योंकि अगर आपको याद हो जब एससीओ की स्थापना हुई थी तब भी एक सबसे बड़ा मुद्दा यही बोला था कि ह्यूमन राइट्स या इस तरीके के मुद्दों के आधार पर कोई किसी राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये दिखलाना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ यूनिलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सब कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अगर हम सब साथ चलेंगे, और उसमें भरोसा और विश्वास जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर सब एक दूसरे पर विश्वास पैदा करेंगे तभी ये संगठन जो है आगे विकास कर सकता है।
और अन्य चीजों में इस बार भारत की कई पहल जो है जिनके बारे में उन्होंने कहा और 8 बिंदुओं की जिन्होंने बात की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर अगर आप देखें, हमने G20 में कोई संदेश दिया था, उसी को शायद आगे ले जाते हुए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की बात की जा रही है इसमें भी, और उस पर संवाद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और भारत की जो भूमिका रही है उसी के ऊपर, उसी के मद्देनजर ये स्टार्टअप और इन चीजों पर जो ध्यान दिया जा रहा है। पर जो बात विदेश मंत्री ने कही वो महत्वपूर्ण है कि अतिवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, इनके साथ आगे बढ़ना नहीं हो सकता और इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आतंकवाद इसका एक बहुत प्रमुख चार्टर रहा है और उससे डील करना एक बहुत आवश्यक रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं, बिना किसी का नाम लिए, पाकिस्तान की जो भूमि है वो आतंकवाद का एक स्रोत बन गई है और यहां से आतंक न सिर्फ भारत बल्कि अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की ओर भी भेजा जा रहा है। तो जो उन्होंने संदेश दिया वो बिल्कुल सही था। अपनी डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के अंदर रह के बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये संदेश, जो भारत का संदेश था, बिल्कुल क्लियर और लाउड एक तरीके से उन्होंने इस बात को रख दिया। अरविंद जी, आपको लगता है कि रिलेवेंस बने रहना, रिलेवेंट बने रहना किसी संगठन के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसमें एक आपसी विश्वास हो, और हम कैसे मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या तैयार दिखाई पड़ रहा है? उस लिहाज से आप एससीओ के इस मंच को कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका को? देखिए, एससीओ का ये मंच जो है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का मंच है। इस पे अधिकतर बात आर्थिक मुद्दों पे अधिक होती है, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इस तरह की मुद्दों पे होती है, और हर मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ एक इसमें बढ़ावा आता है, एक इसको बल मिलता है। तो उस रूप से मुझे लगता है कि हर देश वहाँ जो आता है वो अपनी बात कहना चाहता है, कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके आता है, और ये भी चाहता है कि खासकर कई ऐसे देश हैं जो वहाँ पे बहुत छोटे देश हैं जिनकी इतनी क्षमता नहीं है, वो भारत को एक बड़ी आस के साथ देख रहे हैं। उनको भारत और पाकिस्तान के बीच के जो आपसी संबंध हैं उनमें उसको अधिक उनमें दिलचस्पी उनकी नहीं है। ये हम ठीक है, हमें कहना चाहिए और कह भी रहे हैं, और एक वीकनेस है एससीओ में जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर वाला ट्रेड जो है वो हम मुद्दा उठाते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत ने अपने जो पिछले कुछ सालों में अब जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और उसे अंतर्गत कई देश जो है भारत से मदद चाहते हैं और भारत से सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एससीओ में चीन जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्र है, और अभी अगर आप शी जिनपिंग की स्टेटमेंट देखें जो कि जुलाई में उन्होंने दी एससीओ के मंच से ही, तो उन्होंने एक इस पूरे इलाके को कॉमन होम की बात की कि इसको हमें कॉमन होम करना चाहिए। तो ये भारत को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चीन का दबदबा जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और वहां के अधिकतर देश ये चाहेंगे कि किसी एक देश का दबदबा वहां ना हो और एक तरह का बैलेंस हो। तो उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक कर सकता है, और जो 8 बिंदुओं जो बात की बंसल जी ने, वो हमारी एक बड़े ही इनिशिएटिव्स हैं। उन्होंने भी बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की, और बायोफ्यूल अलायंस की बात की, और डिजास्टर रेजिलियंस की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कई उन्होंने किए। तो बाकी देश जो है वो इन चीजों में अधिक दिलचस्पी रखते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बिल्कुल। आलोक बंसल जी, आपको लगता है कि एक तो रिलेवेंस बनी रहे एक मंच पे उस संस्थान की, उस समूह की, वो भी बहुत ज़रूरी है, और भारत का रोल एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में हम दुनिया की बेहतरी के लिए हर मंच पे देते हैं और इस मंच से भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखें तो अन्य देशों के लिहाज से वो भी बड़ा स्पष्ट होता है कि साहब कौन बेहतर सहयोगी हो सकता है और किसके साथ थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जैसा डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि इस संगठन के अंदर चीन को बैलेंस करने के लिए भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और दुनिया के अन्य राष्ट्र हमेशा भारत को एक बेनाइन पावर की तरह देखते हैं, एक ऐसी पावर जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जबकि चीन जो कि एक आर्थिक महाशक्ति है उसके प्रति लोग हमेशा संदेह की नजर से देखते हैं, उसके कार्यकलापों के कारण और उनकी जो शासन व्यवस्था
जो कि एक ओपेक है, जो पारदर्शी नहीं है, इसलिए चीन के प्रति लोगों के दिमाग में हमेशा संदेह रहता है। तो इसलिए एक भारत की बड़ी भूमिका होगी कि चीन के इस प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत एक प्रमुख भूमिका है। साथ ही साथ अगर देखें जो आर्थिक मुद्दे इस बार जो जिन पे बात हुई है उस पे एससीओ का रेलेवेंस बना रहता है। जैसे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पे बोला गया कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर करने वाले और सतत वैश्विक विकास में बाधा डालने वाले संरक्षणवादी कार्यवाहियों, एक तरफा प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों का विरोध किया गया। आज पश्चिमी देश जो है आप देख रहे हैं काफी संरक्षणवादी कार्यों में लिप्त हैं, साथ ही साथ एक तरफा प्रतिबंध भी लग रहे हैं, यूनिलैटरल सैंक्शंस जिसे कहते हैं, और इस तरीके से ट्रेड सैंक्शंस लग रहे हैं। तो उसका विरोध किया गया है कि भाई कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक तरफा जो पक्षीय व्यापारी प्रणाली पर फिर से तो मल्टीलैटरलिज्म लेकिन रूल बेस्ड, इसके ऊपर हमने काफी जोर दिया है और ये महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक इस चीज पर हमारा फोकस रहेगा एससीओ मेरे ख्याल से रेलेवेंट बना रहेगा। और एससीओ ने जो मुद्दे लिए हैं वो रेलेवेंट हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, उस एक बहुत बड़ा मुद्दा है विशेषकर इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो व्यापार की बातें हुई हैं, मेरे ख्याल से एससीओ का रेलेवेंस जो है आने वाले समय में भी बना रहेगा। जी अरविंद जी, आपको लगता है कि जिस नियम आधारित व्यवस्था को लेकर भारत का फोकस है उसमें जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उसके लिए भी नियम आधारित व्यवस्था को अपनाया जाए, जो चार्टर है चाहे वो यूएन का हो या फिर एससीओ का चार्टर हो, उसके तहत उस प्रकार की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने या विस्तार देने में आगे बढ़ा जाए? आपको लगता है कि इसमें भी भारत के द्वारा जब बात रखी गई है तो एक स्पष्ट संदेश दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, इसमें भी अगर आप जाहिर है। आलोक जी, ये सवाल अरविंद जी से था मेरा। सॉरी जी। तो ये जाहिर है कि कनेक्टिविटी जो है वो एक दुधारू तलवार, अगर उस पर वो नियम आधारित नहीं होगी तो बहुत सारे तनाव पैदा होंगे। और ये जो BRI वाला मसला है जिसमें कि चाइना $1 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है, उसने पूरे विश्व में बहुत सारे तनाव पैदा किए। तो भारत ने कई मंचों से पर कई सालों से कहा है कि कनेक्टिविटी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ऐसी कनेक्टिविटी ना हो कि उसमें लोन आप देते जाएं, उधार देते जाएं और उसके बाद वो चुका ना पाए, वो एक फिजिबल ना हो, और सिर्फ आप अपने प्रभाव को अधिक करने के लिए कनेक्टिविटी बता रहे हैं। तो ये नियम आधारित इसका बहुत ही आवश्यक है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि एससीओ के मंच पे से भी भारत पिछले बारे में ऐसी बातें कह चुका है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में आलोक जी अगर आप टिप्पणी करें क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आलोक जी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि कनेक्टिविटी के बारे में भी हमने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और एससीओ के चार्टर, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो यूनिलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो ना हो, क्योंकि राष्ट्रों की सार्वभौमता का ध्यान रखते हुए ही कनेक्टिविटी हो, और उसी के हिसाब से एक निष्पक्ष और बैलेंस्ड जो संतुलित कनेक्टिविटी परियोजनाएं हो वो हो। बेसिकली इसका जो इशारा था वो चीन की BRI की BRI परियोजना के तहत था। सर माफी के साथ क्योंकि इस वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। जन जन का विश्वास लगातार तीसरी बार। किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं सहित हर वर्ग से किया हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने आज अपनी नई सरकार के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगा दी है। विधायक दल की बैठक में आज सर्वसम्मत से सैनी का नेता चुना गया है। गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के सीएम मोहन यादव पर्यवेक्षक बनकर हरियाणा गए थे, जहां विधायकों की बैठक में यह फैसला किया गया। कल नायब सिंह सैनी फिर से सीएम की पद पर शपथ लेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद बुधवार को जब पंचकुला में पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो एजेंडा एक ही था, विधायक दल के नेता का चुनाव। बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ विधायकों की बैठक शुरू हुई और कुछ ही देर में यह तय हो गया कि नायब सिंह सैनी ही फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई गई। बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं। घोषणा के बाद सीएम सैनी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर सभी विधायकों का धन्यवाद किया। विधायकों ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। बहुत शानदार कार्यकाल उनका पहले भी रहा और आगे भी ऐसा ही शानदार कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे चाहती है और मुझे लगता है कि वो जनता जो चाहती है उसे बेहतर वो कार्यकाल अपना करके दिखाएंगे। सर्वसम्मति से माननीय नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल का नेता द्वारा चुना गया है और बड़ी खुशी की बात यह है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को, जो हमारे विधायक दल के सीएम साहब नायब सैनी जी चुने। नायब सैनी वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। 25 जनवरी 1970 को अंबाला में जन्मे सैनी ने मुजफ्फरपुर में BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से BA और LLB की डिग्री हासिल की है। साल 2002 में वो युवा मोर्चा बीजेपी अंबाला से जिला महामंत्री बने रहे। नायब सैनी साल 2009 में किसान मोर्चा भाजपा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री रहे और 2012 में बीजेपी अंबाला से जिला अध्यक्ष बने। साल 2014 में वो नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने और 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी को कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया था। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया। नायब सैनी की संगठन में कार्यकुशलता को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने उन्हें अक्टूबर 2023 भाजपा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस साल मार्च में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। नायब सैनी ने 2024 में हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतते हुए विधानसभा में एक बार फिर वापसी की। 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह को हराते हुए जीत हासिल की। 51 दिन सरकार चलाने के बाद से चुनाव की घोषणा हो जाती है और नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनके सरकार का असर ये होता है कि बीजेपी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। बाद में नायब सिंह सैनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और विधायकों के द्वारा समर्थन पत्र सौंपा। नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे।
सुबह करीब 11 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने फिर से कमान संभाल ली है। उमर के साथ उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। एनसी कांग्रेस के गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है, जो बताता है कि सरकार बनने से पहले ही दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच तनाव की खबरें सुर्खियां बनी थी। बुधवार को जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मज़ार अनवर पर फूल चढ़ाए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems. उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर ने शपथ तो ले ली, लेकिन उससे पहले ही उसकी सहयोगी कांग्रेस ने उसे झटका दे दिया। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई है और कहा है कि कांग्रेस की लोकल इकाई चाहती थी कि सरकार में कांग्रेस पार्टी शामिल हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान राज्य में पार्टी की परफॉर्मेंस से नाराज था, लिहाजा फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सरकार में शामिल न होना ये बताया जा रहा है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो प्रदेश इकाई से सख्त नाराज है, क्योंकि जम्मू में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया है उससे उसकी जगहसाई हुई है, खासकर पॉलिटिकल जगत में, और विशेषकर एनसी ने खुलेआम ये आरोप लगाया था। सरकार गठन से कांग्रेस ने भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी हैज वन। द कांग्रेस पार्टी इज नोवेयर सीन देयर, ओनली जस्ट 6 MLAs, दैट इज ट्रू because they aligned with the NC. Otherwise, they would have earned 0 as usual in many states. गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की है। राज्य में 90 सीटों पर हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
कर्नाटक में मुडा यानी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बौरी गौड़ा के इस्तीफे के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जमीन घोटाले में सिर से पांव तक लिप्त बताया और फौरन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग की है। भाजपा ने दावा किया है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएस पर जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं के विवाद के बीच मुडा के अध्यक्ष के बौरी गौड़ा ने इस्तीफा दिया है। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में उस जमीन को वो वापस करेंगे। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में पहले IFQM के वैलिडिक्टरी सेशन में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जीरो डिफेक्ट के साथ आगे बढ़ने की बात कही। भारत आगामी 3 से 6 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 7वें सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 120 देश सौर ऊर्जा संचालित भविष्य की दिशा में एक पथ तैयार करने के लिए एकत्रित होंगे। अब जल्द ही एमपॉक्स की स्वदेशी जांच किट उपलब्ध होगी। ICMR ने एमपॉक्स के टेस्ट के लिए 3 टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन के लिए रक्षा समझौता किया है। इससे तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता और बढ़ जाएगी। DPIIT ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कुकवेयर, बर्तनों और डिब्बों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में छूट की घोषणा की है। इसमें उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत वो सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था। राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण भी दस्तक दे रहा है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टल गई है। जाकिर नाइक द्वारा भगवान गणेश पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते कई राज्यों में FIR दर्ज कराई गई है। बिहार के सीवान जिले में जहरीला पेय पदार्थ पीने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इसके अलावा कई लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है। इस मामले में 2 चौकीदार को निलंबित करने के साथ ही स्थानीय थाना प्रभारी और महाराजगंज मद्य निषेध थाना के SI और ASI के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस TMT रेबार, निर्माण का रियल हीरो।